नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में शुक्रवार को हुए नक्सल एनकाउंटर में अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने पर पुलिस बल के जवानों को मिली सफलता के लिए बधाई दी है। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार यानी 4 अक्टूबर को एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान मारे गए 31 नक्सलियों के शव को जवानों ने बरामद किया है। अभी 2 से 3 शव और मिलने की संभावना है। दंतेवाड़ा नारायणपुर के जंगलों में हुए इस ऑपरेशन को डीआरजी, सीआरपीएफ और एसटीएफ के जवानों ने अंजाम दिया। मौके से बड़ी संख्या में AK-47, SLR, LMG सहित कई अन्य हथियार बरामद किए गए। लगभग 100 लोगों की वहां पर होने की संभावना थी, जिसमें से मुठभेड़ के समय 31 लोगों का शव बरामद हो चुका है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में LMG भी बरामद हुआ है, AK-47 बरामद हुआ है, SLR बरामद हुआ है, इंसास बरामद हुआ है और बहुत सारे अन्य हथियार बरामद हुए हैं। ये बहुत आधुनिक हथियार सारे नक्सलियों के माध्यम से बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ में एक जवान के घायल होने की खबर है, जिसे इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। वहीं मारे गए नक्सलियों में कमलेश, नीति, कमांडर नंदू, सुरेश सलाम, मलेश, विमला सहित अन्य नक्सली शामिल हैं। इस मुठभेड़ में उत्तर बस्तर डिवीजन कैडर के ज्यादातर नक्सली सदस्य मारे गए हैं। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। नक्सलियों के शवों को दंतेवाड़ा पुलिस लाइन लाया जाएगा। इस क्षेत्र में कंपनी नंबर 6 और पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी और प्लेटून नंबर 16 का सीनियर माओवादी कैडर जैसा DK सेक्सी कमलेश, DK सेक्सी नीति और DVCM मीना एवं अन्य की उपस्थिति का सूचना लगातार पुलिस को प्राप्त होती है। AK-47, SLR, इंसास 303 इस प्रकार लगभग 15-16 जो ग्रेडेड वेपन्स और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य जो लोकली फैब्रिकेटेड वेपन्स और 315 बोर इस प्रकार के काफ़ी बड़ी संख्या में 12 बोर वेपन भी रिकवर किए गए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बल के जवानों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने पर पुलिस बल के जवानों को मिली सफलता के लिए बधाई दी। देखिए, हमारे सेनाओं को बड़ी सफलता मिली है। 31 नक्सली मारे गए हैं और अपने ही पिछला 29 का रिकॉर्ड इस समय हमारे जवानों ने तोड़ा है। इसलिए हमारे जवानों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं, उनके साहस को सलाम करते हैं और निश्चित रूप से एक दिन यहाँ से नक्सलवाद की समाप्ति होगी और छत्तीसगढ़ में अमन चैन शांति स्थापित होगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विगत 9 महीने में नक्सलवाद की समीक्षा हेतु 2 बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और उनका संकल्प है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाए। उनकी सोच के अनुरूप हमारे जवान छत्तीसगढ़ में भी माओवादियों से मुकाबला कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। अब सवाल यह है कि नक्सल समस्या पर किस तरह काम कर रही है सरकार। DKSZC के मारे जाने से कितना कमजोर होगा नक्सल संगठन? किस रणनीति से आखिरकार सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस मुठभेड़ के बाद खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि नक्सल समस्या के खात्मे के लिए सरकार का प्लान क्या है? नक्सलियों के लिए नई सरेंडर पॉलिसी में क्या खास होगा? और हथियार छोड़ेंगे तो अपनी मर्जी से क्या जीवन जी सकेंगे नक्सली? अब आपको बताते हैं कि सरकार की रणनीति क्या है। अगर हथियार छोड़ेंगे तो अपनी मर्जी से वो जीवन जी सकेंगे। सरेंडर कर रहे नक्सलियों के लिए सरकार का प्लान तैयार है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों का कौशल विकास सरकार करेगी। योग्यता के मुताबिक मन मर्जी नौकरी करने का विकल्प भी होगा। पुलिस में जॉब करने वाले सरेंडर नक्सलियों को प्रमोशन मिलेगा। अपनी मर्जी की जगह पर सरेंडर किए नक्सली रह पाएंगे। व्यवसाय के लिए आर्थिक मदद भी सरकार कर सकती है। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो इस मुठभेड़ के बाद खड़े हो रहे हैं। और सवाल यह है कि हथियार छोड़ेंगे तो क्या अपनी मर्जी से नक्सली जी सकेंगे? इसका जवाब है जी हाँ, जी सकेंगे। और नक्सल समस्या पर किस तरह से काम सरकार कर रही है, इसके साथ ही साथ
सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि नक्सलियों के लिए क्या नई सरेंडर पॉलिसी जो लाई जा रही है उसमें क्या खास होगा, और अगर नक्सली हथियार छोड़ेंगे तो फिर उन्हें सरकार क्या देगी। और आपको बताते हैं कि सरकार की रणनीति क्या है। अगर हथियार छोड़ेंगे तो अपनी मर्जी से वो जीवन यापन कर सकते हैं, रह सकते हैं। सरेंडर कर रहे नक्सलियों के लिए सरकार का प्लान तैयार है। सरकार उनके कौशल विकास के लिए काम करेगी। योग्यता के मुताबिक मन मर्जी करने का उनके पास विकल्प भी होगा। और इस वक्त हमारे साथ मेरे कई सहयोगी जुड़ रहे हैं। दंतेवाड़ा से पंकज सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रायपुर से मेरे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ नक्सल मामलों के जानकार अजय चंद्राकर जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। सबसे पहले मैं आपको पंकज के पास लिए चल रहा हूं जो दंतेवाड़ा में मौजूद है। पंकज, क्या पूरी तरह से अब सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है, आंकड़े जो हैं वो फाइनलाइज हो गए हैं, या अभी भी कुछ बाकी है, कुछ एहतियात बाकी है? देखिए, पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है। आज दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इनकाउंटर हुआ है। यहाँ पर 31 जवानों के 31 नक्सलियों के 100 यहाँ पर रिकवर कर लिए गए हैं, बड़े हथियार रिकवर किए गए हैं। अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर अधिकारियों की चल रही है, जहां पर इस बात को डिस्क्लोज किया जा रहा है कि किस स्तर के हथियार मिले हैं। दरअसल 4 AK-47, 6 LMG, 5 इंसास, कई 12 बोर की बंदूक और बहुत ज्यादा मात्रा में विस्फोटक मिला है। यानी कि जो नक्सलियों की PLG है, यानी कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी है, जो नंबर 6 नंबर की कंपनी को जवानों ने पूरी तरीके से निस्ते नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। और जवान, आप ये फटाके की आवाज सुन रहे होंगे और मेरे पीछे आपको सारे और जवान भी दिखाई दे रहे होंगे। एक तरफ मैं बोलूंगा कि एक बार कैमरा उधर दिखाइए कि उस तरफ जवान सेरेमनी मना रहे हैं और पटाखे को फोड़ रहे हैं। और देख सकते हैं कि जवान वहीं से लौट करके आए हुए जवान है सारे, और चारों तरफ जवान दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक बार इस तरफ कैमरे को घुमाना है जिस तरफ जवान खड़े हैं। हमारे दर्शक देखें कि ये जवान उसी इनकाउंटर और ऑपरेशन से लौटे हुए जवान हैं। मैं बिल्कुल यहीं पर पहुंचा हूँ। थोड़ी देर में मैं ये भी दिखाऊंगा कि किस स्तर के यहाँ पर नक्सली मौजूद हैं जिन्हें मार करके लाया गया है। इसमें कमलेश का नाम आ रहा है, जो कि ZC मेंबर है। एक नीति करके महिला नक्सली मरी है, जो कि बड़े माओवादी कैडर की है। और बहुत बड़ी सफलता दंतेवाड़ा पुलिस के हाथ में लगी है। जिस तरीके से पुलिस के अधिकारियों ने इस रणनीति को बनाया, तो कहीं ना कहीं ये बात साबित हो रही है कि अब हमारे जवानों की जो रणनीति है नक्सलियों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है, और नक्सलियों को सर छुपाने की भी जगह इन बस्तर के भीड़ों में नहीं मिल रही। जी मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। पंकज, बने रहें आप। रायपुर से इस वक्त नीलेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं। नीलेश, क्या कुछ घायल जवानों को रायपुर लाया गया है जैसा कि अमूमन होता है, और अगर हां तो उनकी स्थिति कैसी है? नीलेश, मैं लौटता हूं आपके पास। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जश्न की तस्वीरें आ रही, दिखाइए जरा। बिल्कुल, देख सकते हैं कि अभी इसी साइड यहाँ पर जवान पटाखे फोड़ रहे थे। ये जवानों की एक आपको टोली यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि जवान बैठे हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरे जवान बसों से लौट रहे हैं। ये यहाँ पर 15 से 20 बसें हैं, यानी कि 500 से ज्यादा जवानों ने पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया था। ठीक मेरे पीछे में वो एक हेलीपैड है, जहां पर नक्सलियों के शव को रखा गया है, जहां पर थोड़ी देर में डिस्प्ले किया जाएगा। बड़े अधिकारी वहां पर हथियारों को निकाल रहे हैं और ये दिखा रहे हैं, मतलब उससे जो भी हथियार बरामद हुए सभी को लगाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन हथियारों को दिखाया जाएगा और ये भी पता चलेगा उसमें कि इसमें क्या क्या जवानों के हाथ में लगा है। मैं बता दूं कि दंतेवाड़ा जिले में ठीक 1 महीना पहले भी 9 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराने में सफलता हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के अमंगलिक दिन शुरू हो गए हैं, और नक्सलियों के ऊपर जो कि अबूझमाड़ का जो इलाका, जिस जगह पर मुठभेड़ हुई, उस जगह पर सूरज की किरण पहुंचने में भी 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। वहां पर हमारे जवान पहुंचे, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि नो कैजुअल्टी ये मतलब मुठभेड़ रही, और हमारे किसी भी जवान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कितना बड़ा अचीवमेंट है कि 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया हमारे जवानों ने। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी सफलता है, और इसी तरीके की यदि सफलता मिलती रही तो निश्चित तौर पर नक्सली इस इलाके से पलायन कर जाएंगे। क्योंकि जब से सरकार बदली है तब से पूरे 9 महीने के अंदर में 175 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है, सबसे बड़ा ऑपरेशन। पंकज, जल्दी से कितने जवान घायल हुए हैं इस ऑपरेशन में? इस ऑपरेशन में एक जवान को मामूली सी चोट आई थी, जिसे तुरंत वहां से रेस्क्यू करके रायपुर ले जाया गया। वो भी खतरे से बाहर है। बाकी किसी जवान की कोई कैजुअल्टी नहीं है। उनकी अपडेट मैं ले लेता हूं। पंकज, नीलेश मेरे साथ है। नीलेश, ये सुनकर बड़ा सुखद लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। वरना जब इस तरह की मुठभेड़ हुआ करती थी, हम देखते थे गंभीर रूप से घायल जवान रायपुर लाए जाते थे,
रामाकृष्णा में या बाकी जगहों पे, लेकिन इस बार अच्छा लग रहा है कि उधर 31 नक्सली ढेर कर दिए और जो जवान रायपुर पहुंचे हैं बताया जा रहा है कि वो भी ज्यादा चोटिल नहीं है। बिल्कुल, उनके रामचंद्र यादव नाम है, डीआरजी के जवान हैं, जो नारायणपुर में पदस्थ थे। नारायणपुर की टीम जो निकली थी उस टीम के साथ थे और उनके बाईं जांग में और दाएं हाथ में, रिस्ट में उनको जो ब्लास्ट होने की वजह से कैजुअल थोड़ी सी चोट आई थी, उसमें ऑपरेशन किया गया आज सुबह और अभी केयर में ही रखे गए हैं और आईसीयू में हैं। हालांकि डॉक्टर से मेरी बात हुई, प्रीतम अग्रवाल जो उनका इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल, उनका ये कहना था कि अब वो खतरे से बिल्कुल ही बाहर हैं। पहले भी खतरा उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जो जरूरी था वो किया गया है और इलाज के लिए जो छोटा सा ऑपरेशन करने की जरूरत थी वो भी कर दिया गया है और अभी उनको एहतियात के तौर पर आईसीयू में रखा गया और हो सकता है कि कल सुबह उनको सामान्य वार्ड में और फिर 1-2 दिन में सही लगने पर छुट्टी भी दे दी जाए। और सबसे राहत की बात उनको लेकर ये भी थी कि वो वापस वैसे ही ड्यूटी कर सकते हैं जैसे कि कल के मुठभेड़ में गए थे। इतना मतलब चोट उस स्तर की नहीं है कि उनको कहीं और ड्यूटी करनी पड़े या सामान्य ड्यूटी करनी पड़े। ये भी एक बड़ी राहत की बात है। आसिफ, इन सबसे जो राहत की बात है, इन सब चीजों के साथ साथ एक बड़ी बात जो आप जिक्र कर रहे थे कि थोड़ी देर पहले, कि आप इससे पहले जब भी मुठभेड़ की बात होती थी, पिछले सालों में की बात कर ले या पिछले 10-15 सालों की बात कर ले, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारे जवानों को कई बार उठाना पड़ता था, कैजुअलिटी होती थी और कभी अगर सक्सेस मुठभेड़ हो भी गई हो तो उसके बाद उस पर सवाल उठते थे कि फेक एनकाउंटर कर दिया गया या फिर जब सर्चिंग के लिए जवान निकले थे तो उनको उस जवान जो है वो ग्रामीणों के साथ मारपीट किए हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किए हैं। ऐसे बड़े ही गंभीर आरोप हमारे जवानों के ऊपर लगते रहे हैं जब इससे पहले के मुठभेड़ होते थे। लेकिन पिछले 6-7 महीने में जितनी भी मुठभेड़ हुई है उनमें से ज्यादातर अगर इक्का दुक्का मुठभेड़ को छोड़ दें तो उसमें किसी पर भी सवाल नहीं उठा। ये भी एक बड़ी कामयाबी है। दूसरी एक कामयाबी कि अब जो ग्रामीण हैं वो भी किसी तरह के आरोप जवानों पर नहीं लगा रहे हैं कि सर्चिंग के लिए जवान आते हैं तो हमारे साथ मारपीट करते हैं या महिलाओं के साथ बहुत कुछ बदला है नीलेश, और बड़ी इन्हीं बदली हुई चीजों पर एक सवाल जरा मैं अजय चंद्राकर सर से ले लूं। अजय सर, इसी छत्तीसगढ़ में हमने दरभा देखा, झीरम घाटी देखा है, इसी छत्तीसगढ़ में हमने ताड़ मेटला देखा है जहां हमारे जवानों की शहादत की संख्या बहुत बड़ी होती थी। हमने भीमा मंडावी की हत्या देखी है, किस तरह से उन्हें एक मौजूदा विधायक को मार दिया गया। लेकिन अब हालात, जज्बात, वक्त सब बदल गया है। अब हालत यह है कि नक्सली अब मुंह छिपाए फिर रहे हैं और आंकड़े बड़े हैं लेकिन उस तरफ से आ रहे हैं। इसका मतलब निश्चित तौर पर रणनीति में कुछ तो बदलाव हुआ है जो सकारात्मक दिख रही है। अब बिल्कुल आसिफ जी, इतिहास के पन्नों को अभी आपने जिस तरह से पलटा तो उस समय के स्मृतियों में जाते हैं तो हमें काफी नुकसान झेलना पड़ता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अबूझमाड़ में इतना सक्सेसफुल लगातार फोर्स के द्वारा, पुलिस के द्वारा या फिर जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है आपस में, वो लाजवाब है। और रणनीति में परिवर्तन किया गया है, रणनीति में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया है। अब वो वैज्ञानिक पद्धति ऐसा, पहले फोर्स जाती थी, दिन में निकलती थी आसिफ जी, अब फोर्स यह साहस करती है क्योंकि ग्रामीण जो है उनके यहाँ तरह तरह के गुप्तचर जो नक्सलियों के हैं, तो ये रात में निकलने का जो साहस या रणनीति बनाया गया है और संख्या 1000-1200 इतनी बड़ी तादाद में जब फोर्स निकलती है, पुलिस निकलती है, तो ये बड़ी संख्या होती है। और सबसे बड़ी बात है कि नक्सलियों का जो गुप्तचर एजेंसी है बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। और 5 साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि अबूझमाड़ में भविष्य में हमारी आर्मी को इस तरह से लाजवाब, बेमिसाल, हिस्टोरिकल, स्टिल रिमेंबर सफलता मिलेगी, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो निश्चित रूप से रणनीति के साथ ही साथ यहाँ पर जो केंद्रीय गृह मंत्री और स्टेट के जो गृह मंत्री लगातार बोलते गए कि हम तो या तो वार्ता के लिए भी तैयार है और फोर्स की जो लगातार या फिर कैंपों की संख्या में वृद्धि हो रही, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन अजय सर, मैं इस पर लौटूंगा आपके पास। अब से 4 दिन पहले ही हमने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा से एनडीटीवी ने खास बातचीत की थी और उस बातचीत में हमने उनसे पूछा था कि आगे किस तरह की रणनीति है, तो उन्होंने कुछ इशारे भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि मजबूत रणनीति है और आप देखिएगा
कि जो गृह मंत्री ने दावा किया है मार्च 26 में नक्सल मुक्त भारत और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का, वो आपको फलीभूत होता दिखाई देगा? उस पूरे आधे घंटे की बातचीत में से कुछ हम अंश निकाल के लाए हैं, जरा वो आपको सुनवाते हैं और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। 24 अगस्त को करीब करीब 1-2 महीने पहले एक बहुत अहम मीटिंग हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे और तमाम जितने नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके डीजी, उनके चीफ सेक्रेटरी इस बैठक में मौजूद थे। उस बैठक में अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। क्या कोई रोड मैप, कोई कुछ दिशा निर्देश उन्होंने आपको दिए? उन्होंने बताया कि आखिर इसका बेस क्या है, आधार क्या है, कैसे डेडलाइन तय हुई मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़? माननीय अमित शाह जी जिन्होंने 370 खत्म करवा लिया, जम्मू कश्मीर से एक पत्थर नहीं चला, कोई खून की नदियां नहीं बही। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी चुनाव के बाद होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी कितनी भयानक थी हम सब जानते हैं, वो सब कुछ समाप्त हो गया। अगर अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में आकर ये कह रहे हैं तो इसके पीछे कारण है, इसके पीछे योजना है, इसके पीछे पूरी बड़ी कार्यवाही की भी योजना है। सब कुछ करके पूर्ण नियंत्रण की स्थिति नियत समय तक पहुंचेगी। और आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज जो हम कैंप लगा रहे हैं, बहुत जल्दी वो रिसोर्ट बनकर दुनिया को लुभाने लग जाएंगे। कैंप से सर मुझे याद आया, एक योजना है नियत नेलानार, आपका अच्छा गांव। ये नियत नेलानार कितनी अहम भूमिका निभा रहा है जब आप नए शिविरों, शायद 13 या 14 नए शिविरों के आसपास आप विकास की गंगा बहा रहे हैं, तो उससे कितना फर्क गांव के युवकों, गांव के लोगों की विचारधारा में आ रहा है और नक्सलियों को उससे कितना नुकसान हो रहा है? गांव डिमांड करता है कैंप की, आप जी डिमांड करता है हमारे यहाँ कैंप खुलना चाहिए, ये डिमांड करता है। एक कैंप के आसपास के सभी गांवों में सरकारी योजनाएं सैचुरेशन के लिमिट तक पहुंचे, इसके लिए काम किया जा रहा है। आंगनबाड़ी खोले जा रहे हैं, अस्पताल खोले जा रहे हैं, टावर लगाए जा रहे हैं, ये सारे काम वहां पर किए जा रहे हैं। नियत नेलानार में क्या विकास के लिए किसी तरह के कुछ और अतिरिक्त फंड की कुछ रणनीति है सर, ताकि विकास और रफ्तार से और ज्यादा विस्तृत इलाके में विकास किया जा सके? नहीं, नियत नेलानार तो कन्वर्जेंस है योजनाओं का ना, योजनाओं में फंड पहले ही है, नोडल अधिकारी उसके तय करके उन सारी योजनाओं को वहां पर लागू किया जा रहा है। एक योजना और है सर, लोन वर्राटू। घर लौट चलें, घर वापसी, तो लोन वर्राटू का स्वरूप आप अभी उसे ठीक पाते हैं या आपको लगता है कि लोन वर्राटू में भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरेंडर पॉलिसी में कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे और जल्द ही एक नई सरेंडर पॉलिसी लाई जाएगी। तो क्या आप किसी नई सरेंडर पॉलिसी पर काम कर रहे हैं और उसकी घोषणा कब तक होगी? 15 अक्टूबर के आसपास इसकी थोड़ा आगे पीछे इसकी घोषणा हो जाएगी। 5 जिलों में पुनर्वास केंद्र बनाए जा रहे हैं जो स्किल डेवलपमेंट के भी काम होंगे। उन पुनर्वास केंद्रों में हमारे जो साथी बस्तर के हैं जिनको ज़बरदस्ती फंसा कर रखा गया है, जब वो आत्मसमर्पण कर देंगे तो उनके रहने की पूरी व्यवस्था होगी, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था होगी और जो चीज़ें पुनर्वास नीति में अभी आपके सामने आएंगी वो सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ उनको, वो सारी बातों की फैसिलिटीज़ उनको उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऐसे पुनर्वास केंद्र अब अनेक जिलों में ये प्रारंभ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस योजना को पूरा ध्यान दे करके आगे बढ़वा चुके हैं और आने वाले समय में ही उनके करकमलों से ही इसका प्रारंभ होगा। नई सरेंडर पॉलिसी आ जाएगी, ये एनडीटीवी से डिप्टी सीएम ने बातचीत में कहा था, गृह मंत्री विजय शर्मा ने बातचीत में कहा था। नीलेश, इसके अलावा कोई चारा बचेगा नहीं, या तो आप सरेंडर कीजिए, आपके लिए बेहतर सरेंडर पॉलिसी तैयार है, 15 अक्टूबर को उसका नया स्वरूप आ जाएगा, या फिर आप तैयार रहिए, आपको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, ढेर कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये एक नक्सल समस्या के खात्मे को देखिए आसिफ, थोड़ा सा और विस्तृत रूप में अगर हम समझें तो सरकार की जो कदम है, खासकर नई सरकार जब छत्तीसगढ़ में बनी है उसके बाद जो कदम उठाए गए हैं वो बहुत ही समझने और उसको ध्यान देने की जरूरत है कि हर स्तर पर कुछ न कुछ काम किया जा रहा है एक साथ। जैसा कि गृह मंत्री बता रहे थे कि नई नक्सल नीति लाई जाएगी, सरेंडर पॉलिसी बनाई जाएगी, उसमें जो चीजें उन्होंने बताई उसके साथ साथ मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूं जो बिहाफ ऑफ बहुत ही खास सोर्सेस और जो एकदम पुख्ता सोर्सेस हैं उनसे मिली है कि इस नीति के तहत कौशल विकास तो कराया ही जाएगा, साथ ही
अगर रोजगार के लिए कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनमें आर्थिक मदद भी सरकार की ओर से अलग से की जाएगी, जो सरेंडर पॉलिसी के तहत जो पैसे मिलते हैं उसके अलावा उस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए। इसके अलावा अगर आप उनके अंदर वैसी कोई काबिलियत है और उस काबिलियत को आधार करते हुए वो कोई नौकरी करना चाहते हैं जो सरकारी नौकरी का हिस्सा हो सकती है, चाहे वो मान लीजिए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो टीचिंग करना चाहे, या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा कोई काम करना चाहे, या कोई भी किसी भी विभाग से जुड़ा उनकी काबिलियत के आधार पर वो काम करना चाहे, तो उसको भी चुनने की आजादी उनको होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस विभाग में ही उनके लिए एक मौका रहेगा। ये एक बड़ी चीज है। दूसरी बड़ी चीज, पुनर्वास केंद्रों के साथ साथ एक और भी बात है कि जो सरेंडर नक्सलाइट हैं उनको एक ये भी ऑप्शन दिया जाएगा कि सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वो जहां पर रहना चाहें उनकी मर्जी से उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। मान लीजिए कि कोई सरेंडर नक्सली रायपुर में रहना चाह रहा है, वो सुकमा के किसी गांव का है, वहां पे तो रायपुर आवास में भी या व्यवस्था उसको की जाएगी, और या फिर अगर वो अपने गांव में। नीलेश पे आ रहा हूं आपके पास। अजय सर, आपसे एक सवाल है मेरा, छोटे में उसका जवाब मैं चाहूंगा आपसे। देखिए, अब तक देखने में यह आया कि आप महाराष्ट्र में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, ब्लैक हॉक फोर्स लगाइए, वो भागकर अबूझमाड़ आ जाते थे, या वो किसी तरह से मंडला बालाघाट एमपी के पहुंच जाते थे। आप मंडला बालाघाट में तैयारी कीजिए उनके खिलाफ एक्शन लेने की, वो बस्तर पहुंच जाएंगे या कहीं और पहुंच जाएंगे। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो चौतरफा वार हो रहा है, शायद नक्सलियों को पनाहगाह नहीं मिल रही है, इसी वजह से नक्सली अब एक ही जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, और उसकी वजह शायद यह है कि इलाका सिमट रहा है। नतीजा अब उनकी आबादी भी आसपास ही पाई जा रही है और उन पर वार भी हो रहा है, तो नंबर बढ़ रहे हैं। अब बिल्कुल आसिफ जी, जो गृह मंत्री जी रायपुर आए थे और यहाँ कई प्रांतों के अधिकारियों के साथ बैठक लिए थे, उसी का यह फ्रूटफुल नतीजा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से आपका जो प्रश्न है कि ये सिमटते जा रहे हैं, और वो भी अबूझमाड़ को अपना सबसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि सबसे सेफ जोन मानते थे, वहां इतनी बड़ी सफलता निश्चित रूप से बहुत बड़ा दिन है आज आर्मी के लिए। अब जैसे यहाँ पुनर्वास नीति की बात हो रही थी, तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात है। सैन्य कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन असैन्य मोर्चों पर जिस तरह से काम होने की बात हो रही है, और आपके साक्षात्कार में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का कहना कि 15 अक्टूबर ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एसपी दंतेवाड़ा श्री गौरव राय जी, एसपी नारायणपुर श्री प्रभात, और इस हाँ थोड़ा शांत रहिए तो सबको सुनाई देगा। थोड़ा पीछे शांत रहिए प्लीज, तो आपस में थोड़ा शांत रहिए तब सबको सुनाई देगा, थोड़ी देर के लिए तभी सुनाई देगा ना। अब सब शांत ठीक। जिस आज की पीसी में मेरे साथ कमलेश कश्यप साहब, डीएजी दंतेवाड़ा, एसपी दंतेवाड़ा श्री गौरव राय, और एसपी नारायणपुर श्री प्रभात कुमार, एसपी एसटीएफ श्री विजय पांडे, और सीआरपीएफ का हमारा झा साहब, और इस अभियान में पार्टिसिपेट किया हमारा एडिशनल एसपी स्मृतिक, डीएसपी राहुल, डीएसपी प्रशांत, और हम अन्य सभी उपस्थित थे। आप सब लोग को विदित है, जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर के सीमावर्ती ईस्ट बस्तर डिविजन इलाका में थाना ओरछा एवं थाना बारसूर की सरहदी इलाका में तुलतुली, नेंदूर, गवाड़ी, इस इलाके में ईस्ट बस्तर डिविजन कमेटी एवं कंपनी नंबर पीएलजे कंपनी नंबर 6 और पीएलजे प्लेटफॉर्म नंबर 16 एवं अन्य माओवादी की उपस्थिति का सूचना के आधार पर दिनांक 3 अक्टूबर को डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी नारायणपुर, एसटीएफ टीम रवाना की गई थी अभियान के लिए। सर्चिंग के दौरान कल दिनांक 4 अक्टूबर को दोपहर से लगातार अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 31 माओवादी के डेड बॉडी कुल बरामद की गए थे। इनमें से 13 महिला माओवादियों का डेड बॉडी और 18 पुरुष माओवादियों का डेड बॉडी है। और जैसा मुठभेड़ के पश्चात आज भी रीइंफोर्समेंट टीम, उसमें सीआरपीएफ के पार्टी भी थे और डीआरजी का अतिरिक्त बल, एसटीएफ का बल, सब आसपास इलाके में पुनः सर्चिंग किया। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में वेपन्स वगैरह भी रिकवर किए गए थे। उसमें एलएमजी वेपन, AK-47, इंसास, SLR 303 एवं अन्य ग्रेडेड वेपन्स भी काफी बड़ी संख्या में रिकवर की, जिसके संख्या हम जो सॉफ्ट कॉपी में शेयर भी कर लेगा। और इस मुठभेड़ में जो बरामद की गई डेड बॉडीज का शिनाख्ती की कार्रवाई प्रारंभ की गए थे। अब तक कुल कितना का शिनाख्ती हुआ?
16 का 9 3 12 14 का हो गया। कुल 14 माओवादी कैडर का शिनाख्ती हुआ। इसमें जो कंफर्मेशन जो अभी तक हमारा पास फिलहाल है उसमें DKZC मेंबर नीति उर्मिला है, उसके अलावा जो DVCM सुरेश सालामे है और कंपनी नंबर 6 और प्लेटून नंबर 16 का जो PPCM कैडर का सोनू, अर्जुन, सोहन, बुधराम, अनिल, जनीला, जमली, इस प्रकार फूलो, इस प्रकार कई माओवादी कैडर का शिनाख्ती हुआ, जिसका भी हम डिटेल उनके ऊपर क्या क्या रैंक और इनाम कितना है उसका भी डिटेल थोड़ी देर में सॉफ्ट कॉपी में हम शेयर कर लेगा। और आप सब लोग का विदित है, मतलब वर्ष 2024 में सुरक्षा बल द्वारा लगातार माओवादी विरुद्ध अभियान संचालित की गई, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा। आज दिनांक तक कुल 188 माओवादियों कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। उसमें उत्तर बस्तर से लेकर अबुझमाड़, दक्षिण बस्तर, पूर्वी बस्तर, पश्चिम बस्तर, इस प्रकार समस्त इलाका में माओवादियों के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप टोटल 188 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी इस अवधि में रिकॉर्ड किए गए थे। उसमें ये जानकारी भी मैं बताना चाहूँगा, यदि जिला वाइज यदि हम ब्रेकअप देखेगा, सर्वाधिक जिला बीजापुर में टोटल 51 माओवादियों के डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी इस अवधि में, और उसके पश्चात जिला दंतेवाड़ा में 49 और जिला नारायणपुर में 44 और जिला कांकर में 35 और अन्य जिला में सब मिलाकर टोटल 188 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकॉर्ड किए गए थे। इसमें खासतौर पर वर्ष 2024 में जो बार प्रांत के रहने वाला जो माओवादी कैडर है उसका टोटल 10 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे, जिसमें DKZC जोगन्ना, DKZC रंदेर, DKZC रूपेश, जो अलग अलग प्रांत का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन प्रांतों का रहने वाला माओवादी कैडर, उसमें ACM लक्ष्मी, शंकर राव DVCM, इस प्रकार कुल 10 माओवादी कैडर का डेड बॉडी बरामद किए गए थे। आमतौर पर पूर्व में देखने मिलते थे, कभी भी मुठभेड़ होते हैं बाहर के माओवादी कैडर द्वारा जो स्थानीय माओवादी कैडर के ह्यूमन शील्ड ग्रुप में इस्तेमाल करके उन्हें सामने छोड़कर पीछे से वो लोग भाग जाते, लेकिन इस साल जितना भी अभियान संचालित किए गए थे सुरक्षा बल का टैक्टिक्स बेहतरीन रहा। सुरक्षात्मक कारण से हम बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग बेहतरीन अभियान के कारण से जो आपस कोऑर्डिनेशन और इंटर डिस्ट्रिक्ट फोर्स और मल्टीपल फोर्सेस का भी आपस में तालमेल बेहतर होने के कारण से माओवादियों का अपना डेरा छोड़कर भागने के बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिल पा रहा। इसलिए एक एक मुठभेड़ में 30 से अधिक डेड बॉडी, फिर इसके पूर्व में अप्रैल महीने में कांकर में भी टोटल 29 डेड बॉडीज रिकवर की गई थी। इस प्रकार जो ऑपरेशन आउटकम काफी अच्छा, सकारात्मक और पॉजिटिव रहा। और छत्तीसगढ़ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के इतिहास में ये सर्वाधिक एक दिन का हुआ मुठभेड़ में, एक स्थान में हुआ मुठभेड़ में सर्वाधिक डेड बॉडीज कल की मुठभेड़ में टोटल 31 डेड बॉडीज रिकॉर्ड किए गए थे। इस अभियान के दौरान पुलिस मुख्यालय से DGP साहब, ADG साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारी साथ साथ शासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं भारत सरकार से भी तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा इस अभियान का फल की जानकारी प्राप्त की जा रही थी। स्वयं कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिला का भ्रमण में थे। इस दौरान लगातार एक्शन में उन्होंने गतिविधि के बारे में अपडेट लगातार उन्होंने प्राप्त किया और गाइडेंस भी दिया थे। और इस अभियान में सभी एजेंसीज का काफी अच्छा भूमिका रहा, जो DRG दंतेवाड़ा, DRG नारायणपुर STF टीम, साथ में अभी सहायता में हमारा CRPF के बल भी थे और सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी काफी इसमें सकारात्मक सटीक इंफॉर्मेशन थे। और सुरक्षा बल का जो टैक्टिक्स के माध्यम से हम इस अभियान में इस प्रकार का जो परिणाम सामने ले आ पाए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक DRG जवान मामूली रूप से घायल हुए थे, उन्हें कल ही इवैक्यूएट करके इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे। उनकी स्थिति अभी काफी बेहतर है, सामान्य और खतरा से बाहर है। और कोई जान स्पष्ट है जी। 2026 तक केंद्रीय गृह मंत्री जी का सपना है कि नक्सलवाद खत्म होगा, तो क्या 2026 तक माना जाए कि जिस प्रकार से नक्सली के सामना हो रहा है खत्म करेंगे सब? जिस तरीके से वर्ष 2024 में हमको परिणाम लगातार सकारात्मक रूप से प्राप्त हो रहा है, उसमें एक एक मुठभेड़ में काफी बड़ी संख्या में माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की जा रही थी। इस सब जैसा आंकड़ा इसकी ओर अंकित करते हैं, हम सही दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो आने वाला
1.5-2 साल में जैसा शासन की मंशानुरूप क्षेत्र की जनता का भी इच्छा है नक्सल गतिविधि से उनको मुक्ति मिले, उसी इच्छा के अनुरूप भी हम काम करते आ रहे, तो उसी से निश्चित रूप से हमको काफी सकारात्मक परिणाम आने वाला बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। मैं नितेश गर्ग विस्तार न्यूज से। सर, इंटर स्टेट कॉपरेशन की बात जब गृह मंत्री आए थे तब उन्होंने की थी, क्या इंटर स्टेट कॉपरेशन की वजह से नक्सली लगातार फंस जा रहे हैं? आपको इस तरह की बड़ी सफलता मिल रही है ट्रैप करने में, घात लगाने में, निस्तनाबूद करने में? जैसा भी सकारात्मक परिणाम जो प्राप्त हो रहे थे उसमें अनेक कारण है, उसमें सुरक्षात्मक कारण से कुछ कारण हम खुलासा नहीं कर पाए, लेकिन हम इस विषय पर शेयर कर सकता है जो अभी फोर्सेस का जो मनोबल काफी मजबूत है, उनके टैक्टिक्स काफी बेहतर है, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो कोऑर्डिनेशन है, मल्टीपल फोर्स का कोऑर्डिनेशन, साथ साथ इंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन भी काफी बेहतर है, उसमें सूचना का आदान प्रदान समय पर हो जा रहा है और जैसा सीमा का कोई वादा नहीं रह गए। अभी दंतेवाड़ा जैसा जिस इलाका में कल मुठभेड़ हुई थी, लगभग 5 जिला का संगम क्षेत्र माना जाता है, जिला सुकमा और कांकेर के छोड़ के इस बस्तर संभाग के 5 जिला जैसा जिला दंतेवाड़ा, जिला नारायणपुर, जिला बस्तर, जिला बीजापुर और जिला कोंडागांव, इस प्रकार 5 जिला के एक संगम वाला इलाका माना जाते हैं ईस्ट बस्तर डिवीजन। माओवादी द्वारा हमेशा इस प्रकार का इंटर स्टेट बॉर्डर, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर या कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाला इलाका या नेचुरल बैरियर वाला इलाका को अपना मजबूत गढ़ मानकर अब तक अपना स्ट्रांग होल्ड के इलाके के रूप में इसमें काम करता रहा। वर्ष 2024 में इस मिथ को भी हम तोड़ने के लिए लगातार काम किया। जितना भी हमको बड़ी सफलता मिला, यदि आबूजमाड़ के कोर इलाका में मिला, नहीं तो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर इलाका में मिला और इंटर स्टेट बॉर्डर्स में भी हमको काफी सकारात्मक अभियान का परिणाम भी रहा। सर, एक बार इसको क्लियर करेंगे एग्जैक्टली जिला का कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता है, मारे गए माओवादी हैं, कितने हैं, बाकी की जो डिवीजन है वो कितने एग्जैक्टली और उसका नाम कितना है? अभी तक जो 14 आइडेंटिफाइड है सर, उसमें 1.3 करोड़ है। 1.3 एक एफजेडसी है सर, 2 डीवीसी है और डीवीसी दूसरे में एक मीना है। ठीक, जैसा अब तक जो शिनाख्ती कार्रवाई हुआ है उसी के आधार पर मैं जानकारी बता दूंगा, क्योंकि अभी प्राथमिक स्तर पर शिनाख्ती जैसा जैसा और भी हमारा स्पॉटर्स आइडेंटिफाई करेगा उसके बाद शिनाख्ती और कंफर्म होते जाएगा। इसमें अभी तक जो कंफर्मेशन हुआ है DKZC नीति उर्फ उर्मिला है, जिनका ईस्ट बस्तर डिवीजन का इंचार्ज भी है और उनके ऊपर 40 लाख का 25 लाख का जो इनाम है जो DKZC मेंबर होने के इसमें, और 2 DVC मेंबर है, एक सुरेश सलाम, दूसरा मीना मड़कम, दोनों DVC मेंबर के ऊपर 8-8 लाख का इनाम है। और बाकी जो कंपनी नंबर 6 का कैडस है, जो कुल 9 कैडस जो कंपनी नंबर 6 का है, PLG कंपनी नंबर 6, जो आमतौर पर ईस्ट बस्तर डिवीजन के साथ ही को एग्जिस्ट करते, एक कैडर के ऊपर 8 लाख इनाम है। उस हिसाब से टोटल जो कंपनी नंबर 6 का 72 लाख इनाम है और 3 PPCM लेवल के कैडर है और एरिया कमेटी लेवल के कैडर है ईस्ट बस्तर डिवीजन का, एक ऊपर 4 मतलब 5 लाख इनाम। इस प्रकार टोटल अब तक जो शिनाख्त हुआ माओवादी कैडर के ऊपर 1 करोड़ 30 लाख का जो इनाम अब तक आइडेंटिफाई हुआ। अभी भी शेष जो माओवादी कैडर का शिनाख्ती बाकी, जैसे शिनाख्ती के पश्चात उनके प्रोफाइल के आधार पर उनके ऊपर कितना कितना इनाम वो भी स्पष्ट हो जाएगा। 14 लोगों का शिनाख्ती है टोटल अभी 15 लोग के शिनाख्ती। उसमें एक बार मैं पूरा प्रोफाइल के हिसाब से रिपीट कर लूंगा, एक DKZC मेंबर, 2 DVC मेंबर और कंपनी नंबर 6 का 9 और ACM 3, इस प्रकार का टोटल अभी 15 माओवादी कैडर का शिनाख्ती हुआ। हाँ, जैसा ये जिला दंतेवाड़ा या नारायणपुर का सीमावर्ती इलाका है, जिला नारायणपुर का ओरछा थाना पड़ते और जिला दंतेवाड़ा का बारसूर इलाका, इस सीमावर्ती सरहदी इलाका में ग्राम तुलतुली, ग्राम नींतूर, ग्राम गवाड़ी, इस प्रकार का 3-4 गांव की जो एक संगम जंगल वाला इलाका है, पूरा पहाड़ी एरिया में हुआ है। उसी इलाका में लगभग 5-6 किलोमीटर अंदर में इन 2 थाना क्षेत्र के बीच वाला एकदम बॉर्डर का क्षेत्र है। और जैसा पूर्व में भी मैं बताया था, मतलब ये ईस्ट बस्तर डिवीजन मतलब लगभग 4-5 जिला के संगम वाला इलाका पड़ते हैं। इस अभियान में जो नेतृत्व करने में जो एडिशनल एसपी जो दंतेवाड़ा श्री स्मृतिक है और उनके साथ DSP राहुल है और STF का जो कमांडर्स भी है और नारायणपुर से DSP प्रशांत
देवांगन है। इस प्रकार जो काफ़ी सीनियर लेवल का भी जो लीडर्स के इसमें नेतृत्व कर रहे थे और सीआरपीएफ का भी आज काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। उनका द्वारा इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम्स और कॉर्डर प्रोटेक्शन का भी उनका काफ़ी एक सकारात्मक भूमिका रहा है। और जैसा मैं पूर्व में भी बताया था, मतलब जो ऑपरेशनल डिटेल्स अभी कुछ चीज सुरक्षात्मक कारण से हम लोग शेयर नहीं कर पाए थे, लेकिन इतना हम पुनः स्पष्ट करना चाहते हैं, जो हमारा डीआरजी टीम्स, एसटीएफ टीम्स, सीआरपीएफ अभी दक्षिण बस्तर इलाका में है, उत्तर बस्तर इलाका में जो बीएसएफ है, माड़ इलाका में आईटीबीपी है और इस प्रकार एसएसबी का भी क्षेत्र में तैनात है और जिला पुलिस बल। इस प्रकार सभी फोर्सेस ने उनकी जितना भी टास्क है, उनकी जितना भूमिका है, काफी हम जिम्मेदारी के साथ, काफी मजबूती के साथ उस भूमिका निभाने के परिणाम स्वरूप अब तक हमको बस्तर संभाग के अंतर्गत वर्ष 2024 में काफी एक सकारात्मक आउटकम प्राप्त हुआ। मतलब पूरा देश में भी देखा जाएगा, मतलब एक कैलेंडर ईयर में, एक ऑपरेशन सीजन में इतना बड़ी सफलता मतलब किसी एक सीजन में मिलना मतलब संभवतः छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। और आने वाला समय भी हमको सावधानी पूर्वक की कार्रवाई करना करेगा। हम ये बात को बार बार सभी फोरम में बताते, हमारा दुश्मन का ताकत को हम अभी भी कम आकलन नहीं कर रहा है। हमें आईडी से बाकी अन्य उनके जो मोडस ऑपरेंडी उसमें हमको सावधानी रख कर एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस प्रकार बड़ी सफलता में हमारे फोर्स के उत्साहवर्धन होते हैं, उनको मनोबल बढ़ते हैं, लेकिन हमें आगे वाला कार्रवाई को बहुत सावधानी पूर्वक तब तक पूरा टास्क कंप्लीट होगा, तब तक पूरे इलाके में नक्सल संगठन का खात्मा नहीं होगा। कोई कैजुअल अप्रोच नहीं करेगा, उसका करने का कोई गुंजाइश भी नहीं है। हमारे फोर्सेस के बार हम इसी विषय को लेकर लगातार ब्रीफ भी करते रहते और इसी कारण से मतलब कभी अभियान के दौरान जो जानकारी जितना मीडिया में शेयर करने लायक उतना जानकारी हम लोग समय समय पर अपडेट के रूप में देते रहते। एक सुरक्षात्मक कारण से कुछ समय आप लोग को वेट भी करना पड़ जाते, लेकिन ये विगत कई महीनों से हम लोग ये तरीका अपना लिया था। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए समय पर आप लोग देते। इसके वेपन्स के बारे में मैं एक बार अपडेट अभी जो आए थे, LMG 1 नग में और AK-47 राइफल 4, SLR राइफल टोटल 6, इंसास राइफल 3, 303 राइफल 2 और काफी बड़ी संख्या में जो लोकली फैब्रिकेटेड जो वेपन्स है और BGL लॉन्चर्स, BGL शेल्स और 315 कैलिबर का राइफल, 12 बोर कैलिबर का राइफल, इस टाइप का बाकी बड़ी संख्या में बरामद हुआ। जो एक रेगुलर ग्रेडेड वेपन्स के हिसाब से जो आमतौर पर हम बताते हैं, उसमें 1 LMG, 4 AK-47, 6 SLR, 3 इंसास और 2 303 वेपन मिला है। अभी भी जैसा जो रिकवरी टीम्स भी वापस मुख्यालय आना बाकी है, जैसे जैसा रिकवरी टीम्स जो आ जाएगा उसके बाद फिर और सामग्री क्या कुछ मिला है और उनके माओवादी के डेली यूज आइटम से लेकर हमें क्या कुछ सामग्री मिला उसके बारे में हम और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करा पाएंगे। हाँ, जैसे 2024 में जो हमें अभियान के पश्चात जो रिकवरीज हुआ है, इसमें यह भी एक उल्लेखनीय बात है, PLJ फॉर्मेशंस के कैडर्स है। यदि PLJ कंपनी हो या PLJ प्लेटून्स हो, इसका अधिक से अधिक संख्या में डेड बॉडीज रिकवर किए थे। एग्जैक्ट आंकड़ा आज का भी शनाख्त होने के बाद हम अलग से शेयर कर लेगा, लेकिन PLJ फॉर्मेशंस के ऊपर काफी प्रभावी रूप से इस वर्ष में कार्रवाई हुआ। बाकी अन्य जो एरिया कमेटी से लेकर DVCM, DKSRC कैडर अभी आज मिलाकर मतलब टोटल 4 DKSRC कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गए थे और DVCM और ACM का भी ब्रेकअप हम जैसा फाइनल आंकड़ा आ जाएगा उसमें हम कल और अपडेट शेयर कर लेगा। जैसा इस प्रकार जो बड़ी फॉर्मेशन का कैडर या मिलिट्री फॉर्मेशन कैडर का मुठभेड़ के पश्चात उनका डेड बॉडी रिकवर करना काफी एक प्रभाव पड़ते, मतलब माओवादी की संगठन का क्षति पहुंचते और उनकी गतिविधि में काफी हद तक हम कंट्रोल करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकता है। और उनके मनोबल, माओवादी के कैडर का मनोबल पहले से काफी गिरा हुआ और इन सब बड़ी अभियान के कारण से और भी उनका मनोबल में नुकसान होगा। और अभी भी हम ये अपील करना चाहते हैं, माओवादी के पास और कोई विकल्प नहीं है, हिंसा छोड़कर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे, खुद को जान को भी बचा ले और इलाका में जो शासन के मंशानुरूप क्षेत्र की जनता का इच्छानुरूप विकास कार्य हो रहा है और जो शांति व्यवस्था स्थापित करने में सभी ओर से पहल हो रहा है, उसको उनका भी भूमिका हो सकता है। यदि हिंसा का आड़ लेकर अभी भी यदि कोई क्षेत्र की जनता को नुकसान करेगा या जनमाल का हानि करेगा, उसके परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी जैसा जिस तरीके से काफी बड़ी संख्या में माओवादी डेड बॉडी रिकवर करते, मतलब उससे स्थानीय माओवादी कैडर को पुनः हम अपील करना चाहते हैं,
और बाहर के माओवादी कार्य से भी ये अपील रहेगा, हिंसा छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। तेलंगाना का कोई बड़ा नेता अभी खबर मिल रहा है? जैसा अभी जितना भी पूरी शिनाख्त नहीं हुआ है, जैसे हमने आपको बताया, जितना शिनाख्ती हुआ उसके बाद ही फिर हम कुछ कह सकते हैं। लगातार देखा है सर कि कई बार मुठभेड़ हुआ है और कम संख्या में जो है नक्सली मारे जाते थे, लेकिन अब संभव हो चुका है सर, कैसे संभव हुआ है सर कि बड़ी संख्या में जो है नक्सली मारे जा रहे हैं? इसके पूर्व में भी मैंने बताया था, इसमें अलग अलग फैक्टर है, मतलब उसमें फोर्सेस का बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है, मतलब उसका सभी प्रकार के साधन संसाधन से जो फोर्सेस अभी अपडेटेड है, उनके पास ट्रेनिंग भी समय समय पर सभी प्रकार के जंगल वॉरफेयर में उनका पर्याप्त ट्रेनिंग भी दी गई थे। और सबसे ज्यादा मतलब एक स्पष्ट इरादा है, मतलब इस इलाके में नक्सल समस्या को समाधान करना है और क्षेत्र के जनता को मतलब नक्सल आतंक से मुक्ति दिलाना है। ये शासन का मंशा भी है, क्षेत्र की जनता की इच्छा भी है और फोर्सेस का भी ये संकल्प है। उसी दिशा में लगातार काम करके मतलब ये परिणाम हमको देखने मिल रहा है। और इसमें कई और फैक्टर्स है जिसका हम सुरक्षात्मक कारण से खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन ये बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा है, जो फोर्सेस का मनोबल, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन, मल्टीपल फोर्सेस के बीच में आपसी तालमेल, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स है, जो एसएबी हो, आईबी हो या स्थानीय इनपुट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सबका इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहते हैं। और इसी कारण से मतलब हमको एक परिणाम देखने को मिल रहा है। पूर्व बस्तर डिवीजन के अलावा भी क्या और डिवीजन के वहाँ पर माओवादी थे, और दूसरी चीज वहाँ पर माओवादियों का जमावड़ा क्या जो था, क्या कोई बड़ी रणनीति बना रहे थे, क्या सोच रहे थे? जैसा इसके पहले भी पीसी में मैं बताया था, माओवादी कभी भी कोई अच्छा काम के लिए तो इकट्ठा नहीं होते हैं, वो तो मतलब किसी न किसी प्रकार का कोई साजिश करने के लिए, क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार का प्रताड़ना करने के लिए, कोई शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या किसी के ऊपर हमला करना, सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचे, ये उनका इरादा रहता है। उसी काम के लिए वो दिन रात वो लोग दिमाग में साजिश चलते रहते, जैसे उसी किसी में कारण के लिए वो इकट्ठा हुआ होगा या उनके आपसी कोई बैठक भी हो सकता है। अभी जैसे जैसे डीब्रीफिंग होगा और भी हमको इनपुट मिलेगा, उसमें और स्थिति स्पष्ट होगा। इस इलाके में जैसा ईस्ट बस्तर डिवीजन का प्रेजेंस रहते हैं, कंपनी नंबर 6 और प्लेटून नंबर 16 का आमतौर पर इस इलाके में प्रेजेंस बने रहते हैं। उसी आधार पर जो हमारा टीम्स ऑपरेशन गए थे उसमें ये रिकवरी हुआ है। मतलब जैसा परिस्थिति है, मतलब अभी तक जो जानकारी मिल रहा था उसमें लगभग अलग अलग क्षेत्र में मतलब सभी फॉर्मेशन मिलाकर कम से कम 60-70 के संख्या में माओवादी को उपस्थित होने का अभी तक हमारे पास एक जानकारी मिल रहा है। नहीं, जिस तरीके से जो मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए थे, निश्चित रूप से अनुमान ये भी है और काफी बड़ी संख्या में नक्सली का घायल भी होने का और उनका और भी क्षति होने का जानकारी या अनुमान है। और जैसा जैसा सर्चिंग ऑपरेशन और आगे बढ़ते जाएगा उसमें हमको और स्पष्ट जानकारी मिल सकता है। मेरे साथ और डीआईजी साहब और एसपी साहब लोग भी उपस्थित है। यदि कोई पॉइंट मेरे से छूट गए तो फिर आप लोग उसको थोड़ा बता सकते हैं। कोई पॉइंट छूट गए तो मतलब इसमें 2-3 पॉइंट बोलना चाहूँगा कि जैसे एक रिकवरी तो हमारा है, बट इसमें मेन बात ये भी है कि किसी भी फोर्स में हमें विदाउट कैजुअलिटी हमने ऑपरेशन को कंडक्ट किया, बहुत ही बेहतरीन तालमेल के साथ ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा कि उस समय अमावस की रात थी जिस समय फोर्सेस निकली हैं, जहाँ पे देखना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे